नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो, एक ऐसी खास मुहिम जहां पर हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़ें और इसको लेकर तमाम पेचीदगियां आसान भाषा में समझें। यही हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए। और इस शो में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। एक QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आपको छोड़ देने हैं। सवाल किसी भी स्टॉक से जुड़ा हुआ है तो स्टॉक का नाम लिखें, किस भाव पे खरीदा है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, कुछ जानकारी दे दीजिएगा। और अगर स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं या किसी निवेश को किसी लक्ष्य से जोड़ना चाहते हैं, उस तरह के सवाल भी आप इस शो में भेज सकते हैं और आपको एक रणनीति देंगे हमारे शो के मेहमान। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन्म ब्रोकिंग के किरण जानी। किरण, आपका स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और हमारे दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। अजमेर से विजय जैन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जैन साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम। बताइए सर, क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? मैडम मैंने RCF ली है 195 के रेट से 200 शेयर। ओके। और 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ मैम। पहले 240 तक भी गया था लेकिन अभी लॉस हुआ ना। हाँ, तो 1 साल का समय तो आप काफी अच्छा समय दे रहे हैं। तो ऐसे में किरण, रुकने की सलाह आपकी तरफ से? में जो एक तेजी आई थी, कहीं ना कहीं ये स्टॉक में भी वो तेजी हमने देखी थी, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप चार्ट देखोगे डेली प्राइस पे, तो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के ऊपर है, तो मंथली चार्ट के ऊपर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 140 130 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर नहीं जा रहा था। जैसे ही उसके ऊपर गया हमने अच्छी खासी एक रैली देखी थी। तो 130 140 के बीच में एक स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 180 185 का रेजिस्टेंस है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 130 के या 35 के स्टॉप लॉस से आप खड़े रहिए फॉर द टारगेट ऑफ 180 85 पे होल्ड करने की सलाह। इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं। लेकिन किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक और सवाल है यहाँ पर। YouTube पर काफ़ी सारे दर्शक हमें इंडसइंड बैंक के बारे में पूछ रहे हैं। इस पे रिजल्ट भी आया था। वैसे तो अनुमान ऐसा किया जा रहा था कि प्रॉफिट कुछ 1% 5% ही गिरेगा, लेकिन यहाँ पे हमें 40% का गिरता हुआ नजर आया था। जिसके बाद हमने देखा कि आज शुरुआत में इंडसइंड बैंक ने पहले 10% का लोअर सर्किट मारा, उसके बाद फिर खुल के अब और नीचे 17% आ चुका है। तो जो लोग इसमें अभी भी होल्ड कर रहे हो वो क्या करें? चार्ट पे भी देखें तो काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे शायद 1000 का लेवल के आसपास का हम देख रहे हैं कि 2023 में जैन और फेब में वहाँ से हमें थोड़ा सा कुछ एक वी शेप रिकवरी आता हुआ नज़र आया था। तो क्या और गिरने के बाद वहाँ पर ही हमें कुछ सपोर्ट दिखा जा सकता है? सो ओवरऑल आपने जैसे बताया काफी अच्छी तरह से कि आपने डेमोस्ट्रेट किया चार्ट का। अगर आपने जिस तरह से बताया उस तरह से मार्च 2023 के आसपास इंडसइंड बैंक में हमने देखा था कि कोविड के बाद का जो फॉल आया था उसमें कहीं ना कहीं 1055 1020 के आसपास उसने बॉटम बनाए थे। उसके बाद स्टॉक में एक लगातार एक अप रैली आई और उसमें हमने 1600 तक के लेवल्स भी देखे थे। तो एज ऑफ नाउ वही अपना जो एक सपोर्ट है 1000 के आसपास, वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा तो मेरे हिसाब से और कोई नई बिकवाली नहीं आनी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 1000 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा अवॉइड करना, बॉटम फिशिंग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सेटल होल्डिंग लीजिए। अगर ये स्टॉक 1000 ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस है कि यहाँ से हम एक रिबाउंड या तो एक डेड कैट बाउंस भी देख सकते हैं, लेकिन वो डेड कैट बाउंस के लिए 1-2 दिन का वेट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे बॉटम फिशिंग कर सकते हो। लेकिन जिनके पास है वो 1000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में है तो डेफिनेटली यहाँ से एक डेड कैट बाउंस मिलेगा। तो पैनिक में आके सेल मत कीजिए, लेकिन 1000 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। खास रणनीति आपको इंडसइंड बैंक पर मिलती हुई। अनिल चौधरी हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी अनिल जी, बताएं किस स्टॉक को आपने खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का? मैंने NTPC ले रखा हुआ है 300 शेयर 185 के भाव पे। क्या बात है। और थोड़ा लंबा नजरिया है रखने का। ठीक है, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने जिन स्तरों पे NTPC में एंट्री की और इतना पेशेंस दिखाया। पावर क्षेत्र ओवरऑल तो हम देखते हैं कि एक अग्रणी सेक्टर है और लगातार जो है वो बेहतर नजर आया, लेकिन हाल फिलहाल जो है वो हमें दबाव देखने को मिला। लेकिन जिस भाव से इन्होंने किरण एंट्री की हुई है वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर इनको बनता हुआ।
185 की इनकी बाइंग है। एनटीपीसी में अब आगे का नजरिया क्या बन रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। सो एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इलेक्शन डे के टाइम पे जब हमने एक बड़ा सा गैप अप देखा था, तो उसका भी जो हाई है वो कहीं ना कहीं 400 के आसपास है। रिसेंटली भी हमने देखा कि 390 के आसपास उसने बॉटम बनाए थे, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे एक सपोर्ट के आसपास है। इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस, वैसे तो इनको लंबी अवधि के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस जो है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज का मेंटेन करना चाहिए। जैसे 390 380 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वैसे 370 उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो दिस इज द बेस्ट स्टॉप लॉस। आप 200 डेज मूविंग एवरेज को फॉलो कीजिए, जब तक उसके नीचे स्टॉक नहीं जाता, यू कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 370 एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस ट्रेड। स्टॉप लॉस के साथ एनटीपीसी में हम आगे बढ़ते हैं और विनोद पटेल साहब सूरत से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया है सर। मैडम बताइएगा जी। हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ओके, बाइंग 52 प्राइस रुपीज में लिए थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 53। हाँ 53 रुपीज में लिए थे 17-18 में, और मेरा नजरिया भी लॉन्ग है। लंबा रुकना चाहते हैं इसमें? 2 to 3 years। 2 to 3 years। चलिए, बाइंग प्राइस इनकी अच्छी है किरण, 53 के लेवल पर, और समय भी देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इनका इन्वेस्टमेंट का आउटलुक है, फिलहाल मुनाफा भी है। क्या सलाह? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अभी तो चार्ट पैटर्न वीक है, क्योंकि काफी लंबे समय से इसने अपनी 200 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया है। वीकली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन या तो फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब आज का जो लेवल है, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2021 में यही लेवल के आसपास से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद स्टॉक 31 तक गया था, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन। तो मेरे हिसाब से इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, भले ही इनकी लंबी अवधि के लिए इनको चाहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए, विच इज समवेयर अराउंड 60 रुपीज। अगर 60 रुपीज ब्रेक करेगा तो यहाँ से और फर्दर करेक्शन आ सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो डेड कैट बाउंस जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप 60 रुपीज के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए, और जब तक ये स्टॉक ऊपर में अब 70 या 72 क्रॉस नहीं करता है, तब तक ये स्टॉक बेरिश टेरिटरी के अंदर है। तो मेरे हिसाब से एक बार 60 रुपीज के स्टॉप लॉस से ही होल्ड कीजिए। बिल्कुल, तो ये 60 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आईडीएफसी फर्स्ट को होल्ड करिए। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। चेन्नई से चिराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। बताइए चिराग। हाउ आर यू सर? आई एम वेरी वेल, आप बताएं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया बताइए सर। आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज डिम्पी जी नहीं आए हैं। उनका टाइमिंग अलग होता है इधर से। अच्छा अच्छा जी सर, चेन्नई पेट्रोल लिया है जी 784 पे, एक मंथ का नजरिया है, 150 शेयर। चेन्नई पेट्रोलियम लिया है 784 के भाव से, आपने बताया ना? हाँ। अच्छा, और कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? 8 महीने। 5 महीने बोला आपने? 8 महीने बोला? 8 महीने। ठीक है, ठीक है। किरण जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। चेन्नई पेट्रो में इनकी खरीदारी है 784 के भाव से, 150 शेयर होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से देखें तो स्टॉक वैसे 10% नीचे आ चुका है, इस साल के निचले स्तर पर है। इतना गिरने के बाद ओवरसोल्ड दिख रहा है या अभी भी और गिर सकता है यहाँ से? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लॉस में चल रही है। सो अगर चेन्नई पेट्रो की हम बात करें तो जिस तरह से जीआरएम की वजह से हमने देखा था कि एमआरपीएल हो या चेन्नई पेट्रो एक फंडामेंटल टेलविंड के साथ स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे थे। अब जैसे ही जीआरएम का जो पॉइंट है वो नॉर्मलाइज होने के बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अब करंट मार्केट प्राइस से हम देखें तो स्टॉक में एक टाइम वाइज करेक्शन के बाद प्राइस वाइज करेक्शन चालू हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे इनके 770 750 उसने तोड़ दिए हैं। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो पैटर्न काफी नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कोई भी उछाल मिले 720 730 या इवन 750 तो एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। एज ऑफ नाउ वीकली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट दिख रहा है, अगर ये 690 700 का लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे, तो चांसेस है कि यहाँ पे और भी गिरावट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 690 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में आपको कहीं भी कोई प्राइस राइज मिलता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये खास रणनीति चेन्नई पेट्रो पर आपको मिलती हुई। चलिए, नतीजों का दौर है तो कई सारे मैनेजमेंट से चर्चाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ गोदरेज कंज्यूमर का मैनेजमेंट भी है। दूसरी तिमाही में गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय में करीब 2% की बढ़त रही है, तो मुनाफे में करीब 14% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन में भी सुधार हुआ है।
इस बार के नतीजों और ग्रोथ के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO आसिफ मलबारी साहब। आसिफ, बहुत बहुत स्वागत आपका। नतीजे अच्छे रहे हैं और जिस तरह की उम्मीद थी उसी मुताबिक नजर आए हैं, वो भी एक ऐसे दौर में अगर हम आपके पीयर्स से तुलना करें तो आपकी कंपनी के लिए क्या वो चीजें रहीं जो हक में गई हैं, और आगे अगर हम वॉल्यूम के फ्रंट पे बात करें तो किस तरह का नजरिया है? हम काफ़ी खुश है जैसे हमारे नंबर्स आए हुए हैं। हमारे जो की मार्केट्स है उसमें हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इंडिया और इंडोनेशिया में हमारा 7% ग्रोथ था। लैटाम बिजनेस का ग्रोथ हमारा क्लोज टू 50% अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ था। और अफ्रीका में वॉल्यूम ग्रोथ कम हुआ है क्योंकि हमने वहाँ का जो ट्रेड इन्वेंट्री है उसको हमने खुद ही कम किया हुआ है, क्योंकि वहाँ का इंटरेस्ट कॉस्ट हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। वहाँ बोरिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए हमने ट्रेड स्टॉक कम किया है सो दैट एक एफिशिएंट बिजनेस मॉडल चला सके। सो ओवरऑल शेप काफ़ी अच्छे से आया हुआ है, हम लोग ग्रोथ से काफ़ी खुश है। एज फार एज प्राइस ग्रोथ इज कंसर्न, ये क्वार्टर में प्राइस ग्रोथ हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन काफ़ी प्राइसिंग एक्शंस हमने लिए हुए हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में, एंड इसलिए जैसा ही हम लोग Q3 Q4 की तरफ जाएंगे प्राइस ग्रोथ भी पॉजिटिव आएगा। सो ओवरऑल रेवेन्यू डेफिनेटली स्टेप अप होगा क्योंकि प्राइस ग्रोथ का भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए, क्योंकि आपने यहाँ पे प्राइसिंग ग्रोथ का जिक्र किया है, इसी को थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये उम्मीद जैसे की जा रही थी कि दूसरी तिमाही में इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लगता है तीसरी चौथी तिमाही में क्या इसका इम्पैक्ट, प्राइसिंग ग्रोथ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा साफ तौर से? जैसा मैंने बताया कि प्राइसिंग ग्रोथ क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी बढ़े हुए हैं, पाम ऑयल का काफ़ी इन्फ्लेशन आया हुआ है, बाकी कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, तो कुछ प्राइसिंग एक्शंस हुए ऑलरेडी लिए हुए हमने, उसका बेनिफिट आते आते फेजिंग में Q3 हो जाएगा। सो Q3 से प्राइस ग्रोथ डेफिनेटली बिजनेस में आएगा एंड हेंस वो ऐड करेंगे। बिल्कुल। तो वॉल्यूम और सेल्स ग्रोथ पर मेरा सवाल है, दोनों ही कुछ 7% पर आए हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन भी 7.5% का ही था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इनलाइन ही नज़र आ रहा है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन थोड़े सेल्स ग्रोथ से कुछ 8.5% का था। क्या आप बता सकते कि यहाँ पे थोड़ा स्लाइट मिस क्यों हुआ है स्ट्रीट एस्टिमेट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो? तो जैसा मैंने बताया कि जो प्राइसिंग एक्शंस डेफिनेटली हमने लिए हुए हैं क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन उसको फेस करते हुए थोड़ा इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। सो Q3 से आप प्राइसिंग बेनिफिट डेफिनेटली देखेंगे, तो थोड़ा सा फेजिंग इशू है, बट Q3 से यू विल डेफिनेटली सी अ प्राइसिंग ग्रोथ इन द बिजनेस। ठीक है। अब ज़रा अगर हम आगे का नज़रिया लें, ख़ासतौर पे FY25 के एंड तक की, तो क्या हम उम्मीद करें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की FY25 के एंड तक? उस पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? तो Q3 और Q4 में डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ का इम्प्रूवमेंट का हमें होप है, क्योंकि जैसा प्राइसिंग ग्रोथ जो Q1 में नेगेटिव था अभी फ्लैटिश हो गया, आगे जाके पॉजिटिव आएगा। सो डेफिनेटली ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी में हम पॉजिटिव की उम्मीद रखते हैं कि वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम कमोडिटी इन्फ्लेशन की बात करें तो ये काफ़ी समय से हमें ऊंचे लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके बिजनेस पर इसका कितना इम्पैक्ट आया है और किस तरह से जो कॉस्ट बढ़ी है उसको आपने पास ऑन किया है, और आने वाले वक्त में क्या आपकी रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी कंज्यूमर्स को ये महंगाई पास ऑन करने की, क्योंकि फ़िलहाल कमोडिटी प्राइसिंग के ईज आउट होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पाम ऑयल के प्राइसेस लास्ट 6 महीने में काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी शार्पली बढ़े हुए हैं। जब भी पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसके प्राइस, सोप के प्राइस इंक्रीज करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि हम लोग पहले असेस करते हैं कि ये इंक्रीज परमानेंट है या थोड़ा सा कम होगा, वॉलेटिलिटी रहती है। सो प्राइस इंक्रीज फिनिश प्रोडक्ट्स में करते थोड़ा टाइम लगता है, एंड हेंस
it will be a more gradual graded price increase which will happen. उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर रहता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स वापस वहाँ पे आ जाते हैं. सो वी आर नॉट वरीड ऑन द इंक्रीज इन द कमोडिटीज. इट इज मोर अ शॉर्ट टर्म प्रेशर, बट लॉन्ग टर्म में इन एनी केस प्राइस इंक्रीजेज आके मार्जिन रीइंस्टेट हो जाते हैं. बिल्कुल, तो मेरा अगला सवाल दरअसल आपके GAUM सेगमेंट को लेकर है, GCPL, USA, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट वाले सेगमेंट पर. तो ओवरऑल सेल्स हम देख रहे हैं कि 10% से घटा है. तो क्या बता सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, किस वजह से हुआ है? साथ ही साथ जो ये नायरा का डीवैल्यूएशन है उससे कितना अफेक्ट हुआ है ये सेगमेंट, और आने वाले टाइम में रिकवरी कब तक देख सकते हैं? इस पर ओवरऑल आउटलुक क्या है आपका? तो अफ्रीका बिजनेस में हमने काफ़ी हार्ड कॉल्स लिए हुए हैं टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी. लास्ट 5 साल में हमारा मार्जिन था 8.5%. अभी हमारा लास्ट 3 क्वार्टर में मार्जिन हो गया 14.5%. तो हमने एक सिग्निफिकेंट मार्जिन इम्प्रूवमेंट जर्नी वहाँ पे कंप्लीट किया है लास्ट 9 मंथ्स में. एंड एब्सोल्यूट प्रॉफिट ऑल्सो हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली. वो करने के लिए हमें एक एफिशिएंट बिजनेस चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सेट्रा आर क्वाइट हाई. तो हमने ट्रेड की इन्वेंट्री कम किए हुए वहाँ पे, और काफ़ी डायरेक्ट डिस्पैचेस इंक्रीज किए हुए हैं. उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइन आया हुआ है, जो हम जानते थे आएंगे. एंड हमने मेंशन भी किया था लास्ट क्वार्टर में कि 2-3 क्वार्टर के लिए वॉल्यूम पे रिडक्शंस हो गए, बट वो लॉन्ग टर्म बिजनेस की एफिशिएंसी के लिए अच्छे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टेकन. शुक्रिया करेंगे आसिफ साहब, और आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और दीपावली की भी आप सभी को शुभकामनाएं. ऐसे ही कारोबार बेहतर और बेहतरीन बना रही, यही हमारी कामना है. यहाँ पर नतीजों का सिलसिला जो शुरू हो रखा है उसके चलते तीसरी तिमाही में कैस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो इनकी आय में करीब 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. मुनाफे में करीब 7% का इजाफा रहा है. हालांकि मार्जिन की बात करें तो हल्का दबाव यहाँ पर देखा गया है. और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चलिए बात करते हैं. कंपनी के CFO दीपेश बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं. दीपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर. और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं. वॉल्यूम नंबर जो है किस तरह से Q3 में आया है, अगर इस पर आप प्रकाश थोड़ा सा डाल पाए. इनिशियल वॉल्यूम ट्रेंड्स Q4 के लिहाज से भी क्या दिखाई दे रहे हैं दीपेश? नमस्कार. सबसे पहले आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है हमारा. 9% टॉप लाइन ग्रोथ रही है, और ये जो ग्रोथ आई है ये मोस्टली वॉल्यूम ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 8%. और एक कंसिस्टेंसी हमें दिख रही है, क्योंकि इस ग्रोथ को लाने के लिए हमें काफी डायनामिक मार्केट एनवायरनमेंट से निगोशिएट करना रहा. बट हम फोकस थे, डिलीवर वैल्यू करना चाहते थे शेयर होल्डर्स को. अक्रॉस कैटेगरीज वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है. हम कमर्शियल व्हीकल्स में, पर्सनल मोबिलिटी जो कार और बाइक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, और चारों ही सेक्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है. कमर्शियल व्हीकल्स में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है, बाकी सभी सेक्टर्स में सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रही है. देखिए, मार्केट रफली 4 से 5% ग्रो होता है, लुब्रिकेंट्स मार्केट. तो उसको अगर ध्यान में रखें तो 8% की वॉल्यूम ग्रोथ एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है. बिल्कुल. तो दीपेश जी, मेरा सवाल थोड़ा कमोडिटी मार्केट में देखता हूं, तो वहां पे मैंने देखा कि क्रूड में हमें थोड़ा करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है. तो क्या इसका इम्पैक्ट हमें मार्जिन पर दिख सकता है, और 2024 में क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्जिन पर, और साथ ही साथ 2025 के भी अगर आप व्यू बता सकते हैं? जरूर. देखिए, हमारा जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर है, तो Q4 अक्टूबर टू दिसंबर रहेगा. देखिए, क्रूड ऐसा होता है कि बेसिकली बेस ऑयल जो हमारी इनपुट है, उसमें लैग रहता है क्रूड के प्राइस के. अगर आप उससे रिलेशनशिप बनाए तो जब भी अगर क्रूड बढ़ता है या कम होता है, तो बेस ऑयल का इम्पैक्ट करीबन 2 से 3 महीने उसे लग जाते हैं फाइनेंशियल्स में आने के लिए, बिकॉज क्रूड प्रोसेस होता है, और उसके बाद जब बेस ऑयल बनता है तो उसको टाइम लगता है. दूसरा, काफी हमारी 50% इम्पोर्ट्स हैं, तो फॉरेक्स का भी एक इम्पैक्ट रहता है इम्पोर्ट के कारण. अगर आपको इस सब को ध्यान में रखे तो डेफिनेटली प्राइसिंग का इम्पैक्ट कॉक्स का हमें रहेगा Q4 में, और नेक्स्ट Q1 में भी. बट लास्ट 9 मंथ्स का अगर आप रिजल्ट देखें तो
तभी भी काफी वोलेटिलिटी रही है क्रूड के प्राइस में। हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग मॉडल है जी। और उसको ध्यान में रखते हुए और नए जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं कार्स में, बाइक्स जी में जी और इंडस्ट्रियल में, जी आई थिंक हम उसको मैनेज कर लेंगे। और हमारा जो मार्जिन का गाइडेंस है जी। एबिटडा मार्जिन का 22 से 25% का, जो वो उसे हम बनाए रखेंगे। तो मैं इसी पर बातचीत करने वाली थी, सवाल पूछने वाली थी, क्योंकि जो गाइडेंस है मार्जिन को लेकर वो टुवर्ड्स द लोअर एंड है। तो क्या इन्हीं कदमों के बदौलत हम इसको अपर एंड तक जाता हुआ देखेंगे? डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे अपर एंड तक ले जाएं। इसमें दो चीज है, एक तो ये है कि जो कोर बिजनेस है, जो 4 सेगमेंट्स मैंने बताया आपको, तो उसका एक डेफिनेटली हम इम्पैक्ट रहेगा और वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। और दूसरा मार्जिन बढ़ाने के लिए हमने जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी रखी है, जो लास्ट ईयर से हमने शुरू किया है, जिसमें हमने कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विसेज लॉन्च किए हैं, जियोबीपी के साथ हमारी टाई अप है, की मोबिलिटी में हमने इन्वेस्ट किया है और ऑटो केयर प्रोडक्ट्स को जो हमने लॉन्च किया है, जो उसमें उन सबको अगर हम मिलाएं तो उसका मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। तो आगे जाके उसको अगर हम ऐड करें तो मार्जिन बढ़ेगा जरूर, बट हमें लगता है कि ये जो 20 to 25% का रेंज है, उस रेंज में रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एल्बो रूम चाहिए क्रूड की वोलेटिलिटी मैनेज करने के लिए, वरना जैसे लैग इम्पैक्ट रहता है तो वो एक क्वार्टर में उसका रिजल्ट नहीं दिखता है। शुक्रिया दीपेश साहब, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की। नतीजों पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार को यहीं हम समाप्त करते हैं और मुझे और अंश को भी आप इजाज़त दें, लेकिन ब्रेक लें।